कि जी एक्स जो है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है। तो अगर मान लो जी एक्स एक फंक्शन है और एफ एक्स इस तरह से है, एफ एक्स का इंटीग्रल है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये बात हो गया, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया ये। अब हम इसको अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, डी एक्स इधर चला आया और इंटीग्रल साइन लग गया, तो ये एफ एक्स प्लस सी भी हो गया। ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस सी भी हो गया। देखने ये डी एक्स इधर चला आया तो इंटीग्रेट हो गया, जी एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स प्लस सी हो गया। अगर जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, देन एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। ये तो हम पहले भी कह रहे थे कि मान लीजिए कि जी एक्स जो है डेरिवेटिव है, जी एक्स जो है डेरिवेटिव एफ एक्स का, देन एफ एक्स, तब एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट समझने वाली बात है। यहीं पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। टाइम प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रूफ काम नहीं आता है, बात केवल लैंग्वेज की समझने की। एक बार आप कोशिश करेंगे समझने की, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, उससे सारे फॉर्म्स हो गए, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, सभी चीज़ में हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने यहाँ एक ग्रुप में पढ़ाई करें। ग्रुप में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। उसको ज़्यादा ज़्यादा डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा ज़्यादा अगर आप डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। उसके बाद जितने भी मतलब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और कई मेडिकल स्टूडेंट्स से ऐसी बार क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाता है, ऐसी बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। फिर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में आता है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। तो आप मेरे वीडियोस को बार बार आप देखिए, जितना ज़्यादा बार देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, टीचर के साथ डिस्कस करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके दूंगा। तो ये बात जो है, ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जी एक्स डेरिवेटिव, अगर जी एक्स जो है डेरिवेटिव है एफ एक्स का, तब एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो अगर आप कोई बात को भूल जाए तो यहाँ से स्टार्ट करें कि जी एक्स दिया हुआ है और वो ऐसा है, तो इसको हम ऐसे ये प्रोसीजर हो करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस की बात है। और लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स भी लिखते हैं कई लोग, इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो होप डेट कि आपको ये जो सेशन है पसंद आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसके फार्मूले से बेसिक फार्मूले देख लूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। अब आते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर एन इंटीग्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। उसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, एक एन प्लस वन हो जाता है। ये एन क्या, एक कांस्टेंट है। अगर ये एन प्लस वन बाई डिवाइडेड बाई एन प्लस, जो पावर है उसी से हम डिवाइड भी करते हैं, उसी से हम लोगों ने इसको डिवाइड भी कर रखा है। ठीक है, फिर से बात समझिए, ये एक्स है, ये एन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर है और विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डी एक्स कर रहे हैं तो एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन है। और एक ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए ऐसा आ रहा है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए ऐसा आ रहा है। अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होता तो ऐसा नहीं आता। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है समझाने के लिए, मैं समझा देता हूँ, अच्छे से समझना आप इस बात को कि x टू दी पावर x इंटू डी एक्स होता तो पता नहीं क्या होता, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर x टू दी पावर n यानी कि ये n है या फिर a हो सकता है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है x टू दी पावर
वाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो और प्लस एक्स टू द पावर एक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाई क्या है, कांस्टेंट होगा, इसको बोलेंगे पार्शियल, जैसे डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इस तरह से पार्शियल इंटीग्रेशन भी होता है। तो उस रिस्पेक्ट में ये जो है वाई जो है ये कांस्टेंट कहा जाएगा, और इस वाई के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे, ये एक्स भी कांस्टेंट है और ये एक्स भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा कि ये एक्स टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा और ये डी वाई सिर्फ रह जाएगा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है इसकी अगर हम बात करें तो ये ऐसे सॉल्व, ये दोनों ही कांस्टेंट है और इस केस में सिर्फ y कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x टू द पावर y एक ऐड होता है, इंटीग्रेशन में एक ऐड होगा और सेम पावर से हम डिवाइड भी करेंगे और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और डेफिनेट एक इंटीग्रेशन होता है जहाँ पर ये लिमिट लगता है, उस केस में a और b ये जो दो लिमिट लग गए कि इस रेंज में हमको इंटीग्रेट करके बताओ, तो उसको बोलते हैं डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड, डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड। और यहाँ पर ये लिमिट नहीं लगे हैं तो ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम ये कांस्टेंट ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी वन, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, थर्ड है और सेकंड है। ये प्रॉपर्टी याद रखें, बार बार उस चीज़ को अगर आप रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये बना हुआ रहेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बार बार इस चीज़ को रिवाइज करो, एक समय के बाद जो है आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी, और आपके माइंड में अगर ये चीज़ डाइजेस्ट हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चीज़ों को सॉल्व करने में या फिर देखने में। तो होप डेट क्या बात समझ में आ रहा होगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ये क्यों नहीं सॉल्व हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये क्यों सॉल्व हो रहा है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल कौन सा है, ये कई बार जो है एग्जाम्स में छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो फंसा दी जाती हैं, तो ये बात को आप ध्यान में रखें कि ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसमें सिर्फ वाई कांस्टेंट है, तो ये हमने इस तरह से लिख रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों ही कांस्टेंट नहीं, दोनों ही वेरिएबल है, और यहाँ पर भी dx है और ये दोनों ही dx है। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट वन पॉइंट में जानने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर एक और पॉइंट आता है कि n का जो क्या है, n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 कर देंगे तो x टू द पावर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, अगर n = -1 होता है तो उस केस में हमारा वैल्यू आएगा 1/0, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। यानी कि ये इसका जो है लूप होल प्रॉपर्टी है। कई बार जो है एडवांस्ड में ऐसा क्वेश्चन है आपको फंसाने के लिए आ सकता है कि n = -1 जो है 1/0 हो जाएगा, लेकिन ये मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी बस आप यहीं तक याद रखें। लेकिन अगर एडवांस्ड में जाना है तो n = -1 = 1/0 हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है एडवांस में, ये बात हो गया। अच्छा, अगर सेकंड प्रॉपर्टी पर बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx = ln x + c गिवन डेट कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे कि ये इसका लूप होल था, जैसे ये इसका लूप होल है, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर n = -1 पर ये जो है, ये जो आएगा इसको हम मान लेते हैं gx है, तो gx डिफाइंड नहीं है, यानी कि इस केस में gx जो है n = -1 पर, यानी कि इस कांस्टेंट पर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए इसको हमने डोमेन से ही हटा दिया है। हमने इसको डोमेन और रेंज का कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें से क्या करते हैं कि हम इसको डोमेन से ही हटा चुके हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी अगर हम gx माने और ये fx है, फॉर एग्जांपल डेट कि मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझा दूँ, fx × dx है और ये आंसर gx है, तो इसके ये जो डोमेन है, ये gx एक क्या हो गया, इसका रेंज जो है, रेंज हर चीज़ हो सकता है फ्रॉम ln, जो ln का जो रेंज होगा, जो log का जो रेंज है, यानी कि फ्रॉम 0 to ∞ वो रेंज होगा। लेकिन डोमेन जो है वो x पर डिफाइंड है, वो डोमेन x = 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो 0 है वो डोमेन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। 1/x 1/0 क्या हो जाएगा, ये इस तरह का इंडिफिनिट कंडीशन में आ जाएगा, तो वहाँ पर भी डिफाइंड नहीं होगा।
अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर आते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो सबको पता है कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। अब तो यहाँ पे याद रखें कि साइन एक्स इंटीग्रेशन करते तो माइनस कॉस एक्स आता है। फिर अगर आप यही यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये माइनस की वजह से कि माइनस कॉस एक्स में आता है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन में आपको यहीं पे बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है वो माइनस साइन एक्स आ जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर हम कॉस एक्स करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक याद रखना चाहिए, सिर्फ एक याद रखना चाहिए, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अगर आप ये सिर्फ याद रखेंगे तो आपको ये जो कन्फ्यूजन है माइनस साइन के लिए वो नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसमें माइनस नहीं है। तो अगला बार अगर हम डिफरेंशिएट कॉसेक को करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली साइन, या फिर यहीं से आप निकाल सकते हैं कि अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट ये कॉसेक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेटली माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस नेगेटिव साइन के चक्कर में नहीं पड़ना तो आपको ये जो टर्म है ये आपको याद रखना चाहिए। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छा सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से cos x इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो एक चीज़ याद रखें तो ये आपको अपने आप आ जाएगा, साइन माइनस साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि माइनस कहाँ पे। कई बार एग्जाम में जो है हड़बड़ी में जल्दी में वो क्या होता है कि माइनस साइन कहाँ पे लगेगा पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये माइनस साइन कहाँ लगेगा ये भी नहीं होगा, उसी कारण जो है 2-4 नंबर निकल जाते हैं। 2-4 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो cos x इंटू डी स्क्वायर टू क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो इसके लिए और मैंने एक गोल्डन रूल बना रखा है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो स्टूडेंट्स लोग हैं उस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि इंटीग्रेशन में मैं पहले लिख दूँ कि मैं इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन में जहाँ जहाँ सी आ रहा है, इंटीग्रेशन में जहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि निगेटिव साइन लग रहा है। तो अगर आप इतने से भी बचना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ सी लग रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। ये सीन माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ पर ये देखेंगे ये भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो जहाँ जहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको बस याद रखना है कि जब कभी भी कॉट आए या फिर सी से कोई भी कॉस कॉट कॉसेक आए तो वहाँ पर नेगेटिव साइन जरूर लगेगा। तो बस ये गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल याद रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ये क्लियर हो गया। सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। लेकिन एक बार और ये यहाँ पे कन्फ्यूजन था, फिफ्थ पॉइंट है, अब आते हैं सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स पर, टेन एक्स प्लस सी होता है। कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इस फॉर्मूला से सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये इस बात को आप ऐसे याद रखना है कि जब भी सेक स्क्वायर दो हो तो वहाँ पर उसके राइट साइड में टेन एक्स जरूर आएगा। ठीक है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ये सेक एक्स ही रह जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक एक्स ही रह जाएगा। तो ये इस तरह से एक बार आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ इकट्ठे याद रखना, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसको इकट्ठे याद रखना, ये जो है ये कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, जैसा कि मैंने गोल्डन रूल आपको बताया। तो मैं ये कह रहा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है और कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स है, ये सबको इन दोनों को इकट्ठे याद रखना है। ये नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप इसको और इसको एक साथ याद रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, माइनस साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, टेन एक्स कॉट एक्स से कन्फ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार यार अंत में करना क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये दोनों को एक साथ याद रखना है, और ये दोनों जो है ये दोनों को एक साथ आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। तो ये दोनों को एक साथ आप याद रखना। तो ठीक है, मैं ये 100 बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये बात आप ध्यान में रखना।
अब हम आते हैं 9th पॉइंट पर और 10th पॉइंट पर, 11th पॉइंट भी है। इस तरह से हमने पूरे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये जो पॉइंट्स इन मेडिकल JEE एस्पिरेंट्स, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बगैर बेसिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेंस में कहीं 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन पक्का इंटीग्रेशन से आता ही आता है। कभी ईजी आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मेरा मानना ये है, या फिर मेरा पुराना जो एक्सपीरियंस है, जितने मैं स्टूडेंट्स लोगों को हैंडल करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। कहीं से भी पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं 9th पॉइंट पर आता हूँ। 9th पॉइंट जो है e⁻x इंटू डी एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी हो गया। e⁻x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी हो गया। तो ये है कि ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो अगर हम e⁻x का एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास है, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम आएगा। और ये जो कांस्टेंट है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है। एक बार बोल दिया हमने, और उसके बाद दोबारा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम डिस्कस करेंगे मेन मुद्दे पर। e⁻x का जो इंटीग्रेशन है e⁻x ही होगा। अब हम मान लेते हैं ये इस फॉर्म में हो, e⁻mx, यानी कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तब कैसा होगा, तो ये तो वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, वो वही होगा, बस m से डिवाइड हो। यहाँ पर एक और बात है, समझने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx with respect to dx is equal to e⁻mx बाई m। यहाँ पर +1 नहीं हो रहा है, ये +1 नहीं हो रहा है, ये +1 नहीं है, ये +1 नहीं होगा यहाँ पर। ये इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये जो +1 जो है, ये +1 नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में आंसर क्या है, e⁻mx बाई m है, बाई m है, e⁻mx बाई m है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और इसका और डिटेल प्रूफ होगा तो मैं आगे वाले वीडियो में मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा कि ये m+1 क्यों नहीं हो रहा, उसका भी एग्जैक्ट प्रूफ है, जैसे प्रूफ है। तो अभी तक मुझे लगता है कि यहाँ तक जानना काफ़ी है और एनफ है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। फिर अब आप आते हैं 11th पॉइंट पर, e⁻x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e⁻x डिवाइड बाई ln a प्लस सी, e⁻x डिवाइड बाई ln a, e⁻x डिवाइड बाई ln a प्लस सी। तो ये इस तरह से चलता है। और 9th और 10th को एक साथ याद रखिए, 11th को रिमेंबर रखिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कभी कभार आ जाता है, बीच में आता है। एडवांस में कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं, जो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे तो उस टाइम देखेंगे ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो e⁻x इंटू डी एक्स है, तो e⁻x एग्जैक्टली आएगा एक्सपोनेंशियल की तरह, फिर ln a इनकी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आपको कहीं ना कहीं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो ये ऐसा क्यों है और तरह का है, ये न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा माइंड क्लियर होगा। लेकिन बार बार सिर्फ प्रूफ पर ध्यान देंगे तो इसलिए मैं प्रूफ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जब न्यूमेरिकल के बीच में आएगा, जब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तो उस टाइम मैं ज़रूर आपको ये बात ध्यान करा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आते हैं 12th पॉइंट हो गया sec x इंटू डी एक्स। सेक एक्स इंटू डी एक्स क्या है, ln sec x प्लस tan x प्लस c। तो sec x इंटू डी एक्स क्या है कि ये है। और कई बार जो है स्टूडेंट्स इससे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स tan x होता है, लेकिन ये सोच रहे होते हैं ये कैसा है। तो ये इसका यही फार्मूला है, ये फार्मूला sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते तो सिर्फ tan x आएगा। लेकिन अगर इकलौता sec x होगा, टू दी पावर होगा, तो ये इस तरह का फार्मूला हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब cosec x है तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। आप यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैं वही गोल्डन रूल बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। लेकिन कई बार आप कहेंगे कि माइनस cosec x माइनस cot x क्यों नहीं हो रहा है, नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि सी दोनों जगह सी से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ निगेटिव आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअली में प्रूफ में एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने NCERT सॉल्व कर रखा है या जो RD शर्मा फॉलो करते हैं उनको पता होगा, ये प्रूफ आपको पता होगा वहाँ पर। तो ये प्रूफ से आया है कि cosec x माइनस cot x हो रहा है। और ये जो है मॉडुलस है, यानी कि इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा हम वही ln को देंगे, नहीं तो फिर वो रेंज, ये जो डोमेन जो है वायलेट कर जाएगा। ln को हम केवल जो है ln को जो है इसका जो डोमेन है वो डोमेन हमेशा
पॉजिटिव नंबर ही रह सकता है, ना निगेटिव नंबर होगा और ना इमेजनरी नंबर होगा। तो अगर इसका डोमेन पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि नेचुरल नंबर होगा, इसका जो यानी कि नेचुरल नंबर ही होगा, और जीरो भी नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक उस तरह से यहाँ पे भी कई बार कन्फ्यूजन होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। तो ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है कि कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। करें कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह का है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अगर मान लेते हैं कल कोई जो है कॉसेक टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स होता, तब क्या होता, तब क्या होता, कॉसेक ए टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, तब इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो एन माइनस वन ये कई बार होता है, तो इसको फॉर्मूले में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसको जब हम समरी करेंगे तो उस टाइम ध्यान देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है कोचिंग में बताया जाता है कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको रट लो, ये सही है, ठीक है, वो बताते हैं टीचर सही बताते हैं, गलत नहीं बताते, कोई भी टीचर गलत नहीं बताता है, लेकिन जो कायदा है और कायदा यही है कि जो समरी मतलब ये होता है, जो फॉर्मूला का जो चार्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें वो टॉपिक्स याद रखने हैं और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, तो इसलिए हम फार्मूला का चार्ट बना रहे हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको भी जो है ऐड कर दूँगा, कॉसेक एन माइनस वन टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बात भी हम ऐड कर देंगे। और एक ये जो बात मैंने जो बोला आपको, ये बेसिकली जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस टाइम सॉल्व करेंगे, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। ये बात हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो है गेट एस्पिरेंट्स के लिए है। गेट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टॉपिक याद रखना पड़ता है। ये गेट एस्पिरेंट्स कौन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, मैकेनिकल ब्रांच के हैं, सिविल ब्रांच के हैं, ट्रिपल ई हैं और ईटीसी हैं। ये जो फॉर्मूला जो हैं जो गेट एस्पिरेंट्स को ही काम आएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ट्रिपल ई और ईटीसी के लिए है। ये बात हो गई। जब कॉस हाइपर, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, मैं बस यहाँ पे रिवाइज कराना चाहता हूँ कि इसका जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया वो सभी के लिए है, इनके लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट वालों के लिए इंटीग्रेशन हमेशा काम आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसलिए मैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी है। ये बात हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। तो जितने फॉर्मूले पहले वाले थे, कॉस एक्स का हाइपर इंटीग्रेशन डी एक्स होता है, साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, बस वही बस हाइपरबोलिक लगते जा रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का टैन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, बस हाइपरबोलिक लग रहे हैं। यहाँ हाइपरबोलिक था, ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी हाइपरबोलिक लग चुका है। कॉस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो माइनस कॉट एक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब ये कॉमन है सभी के लिए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्लस माइनस आ रहा है, यानी कि दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन या समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव बोली या फिर समेशन करेंगे, तो उसको हम ऐसे भी मतलब कि अलग अलग करके भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आएगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग ध्यान, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम कई बार ध्यान नहीं देते, तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर एक और पॉइंट आ जाता है के, ये तो बहुत ही ईजी सा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये के जो है बाहर आ जाएगा। जैसे हमको पता चलेगा कि के एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। के जो है नेचुरल नंबर हो, मतलब इंटीजर, के का जो प्रॉपर्टी है क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। के जो है एक इंटीजर है, वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये के जो है, अगर कोई दूसरा वेरिएबल हो, जैसे कि वाई हो या फिर जेड हो या फिर जी हो, ये सब क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ये कांस्टेंट है। वाई जेड जी ये एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो ये बात हमेशा हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है। इस बात का हम लोग सब ध्यान देंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसा इंटीग्रेशन होता है कि इंटीग्रेट वाई इंटू क्या जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा।
अगर y कांस्टेंट हो जाएगा तो y बाहर आ जाएगा, नहीं तो अगर हम y कांस्टेंट नहीं रखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। अगर y ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम y को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इंटीरियर में हो सकता है ये पॉइंट आ जाए। तो इसको हम न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, तो इस वीडियोस में, पूरे वीडियोस में हमने सारे प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं जो हमें सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम इसमें सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद जो है आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि वीडियो कहीं से आपको हेल्प कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ आपको डाउट हो रहा है, हम सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।